बीजगणित की गूढ़ता में जाने से पूर्व मैं मानव इतिहास के एक महान दर्शन शास्त्री और एक महान बुद्धिजीवी के कथनों को दोहराना चाहूंगी। और उनके अनुसार दर्शन शास्त्र उस महान किताब में लिखा हुआ है जो सदैव हमारे समक्ष ही रहती है। मेरा मतलब है ब्रह्मांड रूपी पुस्तक। परंतु हम तब तक इसे नहीं समझ सकते जब तक हम इसकी भाषा को ना जानें और जिन प्रतीकों में ये लिखी गई है उन्हें ना समझें। यह पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई है जिसको जाने बिना आप अंधेरी भूल भुलैया में भटकते रहेंगे। और ये महान कथन कहे गए थे गलीलियो गलीली द्वारा, और ये बहुत ही उत्तम और गहरा विचार है। और मेरे अनुसार ये वक्तव्य गणित, बीज गणित सबका सार है। ये बात वाकई गणित का केंद्र बिंदु है। जैसे जैसे हम बीज गणित की गहराई में चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी समझ में आएगा कि वास्तव में ब्रह्मांड की जो संरचना है वह कैसे हुई। निसंदेह ये विचार जो हैं ये किसी भी चीज पे लागू किए जा सकते हैं। इस विचार का उपयोग हम अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में, भौतिकी में और रसायन विज्ञान आदि कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। परंतु इन विचारों का जो मूल रूप है, जो मूल भाव है, वो सबके लिए समान है। और हमारे ये अनुप्रयोग जो हैं, ये विचार जो हैं उन अनुप्रयोगों से कहीं अधिक मूलभूत और विशुद्ध हैं। और यहाँ इन बातों से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा तात्पर्य क्या है, आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। तो हमने शुरुआत की थी इस भव्य विचार से कि इस ब्रह्मांड की संरचना की भाषा जो है वो गणित की भाषा है। लेकिन हम यहाँ पर एक सरल विचार लेते हैं और साथ ही साथ हम ये देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम एक सरल विचार से ब्रह्मांड के अन्य क्षेत्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे वो विचार अन्य क्षेत्रों से, ब्रह्मांड की अन्य चीज़ों से संबंधित हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण लेती हूँ। चलिए मान लेते हैं कि मैं एक दुकान में गई जहाँ पर सभी चीज़ों पे 30% की छूट है, और मैं उस दुकान में गई एक पतलून खरीदने। जो पतलून मैंने पसंद की, मान लेते हैं कि उसका दाम है 1200 रुपये, और इससे अधिक की तो मैं पतलून वैसे भी नहीं लेती। तो मैंने एक 1200 रुपये की पतलून पसंद की और उस पतलून पर 30% की छूट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको उस पतलून को खरीदने के लिए कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे, तो यहाँ पर तो कोई भी भारी बीज गणित की चर्चा नहीं हो रही। ये तो बहुत ही सरल सी गणित है। और आप जानते हैं कि यदि 30% की छूट है और जो अंकित मूल्य है वो 1200 रुपये है, तो जो छूट आपको मिल रही है उस पतलून पे वो कितनी हुई? मैं इसको बराबर के चिन्ह के लिख देती हूँ। तो आपको जो छूट मिल रही है, आप उसको निकालने के लिए 30% को गुणा कर देंगे अपने अंकित मूल्य से, जो कि है 1200 रुपये। और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप इसको प्रतिशत को दशमलव में या एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 30/100 गुणे 1200, अथवा 0.3 गुणे 1200। और इसका मान तो आप जानते हैं कितना होगा, ये होगा 360 रुपये के बराबर। तो इसका अर्थ हुआ कि मुझे जो है उस पतलून पे 360 रुपये की और छूट हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे 1200 से और भी कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये तो सिर्फ एक पतलून की बात हो गई जिसका कि दाम था 1200 रुपये। तो यदि मैं ये पतलून लेती हूँ तो मुझे इतनी छूट मिलेगी। लेकिन अगर मैं उस दुकान की किसी भी वस्तु पर छूट जानना चाहूँ, यदि उस दुकान की सभी वस्तुओं पे 30% की छूट है, तो मुझे कितने रुपए देने होंगे या फिर मुझे कितनी छूट मिलेगी, ये हम कैसे लगा सकते हैं इस बात का पता? तो यदि मैं मान लूँ कि उस दुकान में किसी भी वस्तु का दाम, हम चलिए मान लेते हैं कि उस दुकान में किसी भी वस्तु का दाम है X रुपया। अगर X रुपया दाम है और ये दाम जो है बिना छूट के है, तो जो छूट होगी हमारी, तो उस वस्तु पर छूट का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रतिशत को, हम जानते हैं कि सभी वस्तुओं पर 30% की छूट है, तो इसका मतलब हुआ 30% छूट को हम गुणन कर देंगे, हम गुणन देंगे उस वस्तु के अंकित मूल्य से। तो अगर हम देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.3 गुणे x। यानी कि अगर मैं किसी भी वस्तु का दाम x के स्थान पर रखूं तो मुझे जितनी भी छूट मिलेगी उसको मैं बड़ी ही आसानी से इस तरीके से निकाल सकती हूँ। तो यदि अगर मैं
यहाँ तो 1200 रुपए की ले रही थी पतलून। यदि मान लेते हैं अगर मुझे कोई पतलून 1000 रुपए की मिल रही हो, अगर मुझे 1000 रुपए की कोई पतलून मिल रही हो, तो जो मुझे छूट मिलेगी वो हो जाएगी 300 रुपए। या हम मान लेते हैं कि मैं कोई बहुत ही महंगी चीज़ ले रही हूँ और उसका दाम है चलिए 5000 रुपए। तो अगर मैं 5000 रुपए के मूल्य का कोई भी सामान लेती हूँ तो मुझे अब कितनी छूट मिलेगी? अब इस 5000 को मैं यहाँ पे x के स्थान पर रखूंगी और ये हो जाएगा 0.3 गुणे 5000, जो कि होता है 1500 रुपए के बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे वो वस्तु 5000 में से मैं 1500 घटा दूंगी और मुझे वो वस्तु जो है 3500 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया बीजगणित का उपयोग करने का। ये बहुत ही छोटा सा उपयोग यहाँ पे किया हमने, और जैसे जैसे हम और चर्चा करेंगे हम बीजगणित का बहुत ही व्यापक रूप से इस्तेमाल करना सीखेंगे। और जब आप बीजगणित के सूक्ष्म भेदों को जान पाएंगे और इसकी गहराई में जाएंगे तो आप बीजगणित को बहुत ही उपयोगी और बहुत ही रोचक पाएंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को जो है हम और आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई अगर मुझे छूट का प्रतिशत पता है, लेकिन मान लेते हैं कि उस दुकान की अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग राशि की छूट है, तो इस बात को अब हम कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके लिए चलिए फिर से हम मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु पे जो छूट है वो है y%। तो y% क्या है यहाँ पे? y% है छूट का प्रतिशत। तो अगर y% छूट है किसी भी वस्तु पे, तो यहां से मैं कह सकती हूं कि जो मुझे छूट प्राप्त होगी किसी भी वस्तु पे, जो मुझे छूट मिलेगी वो बराबर होगी y गुणे x के। यहाँ y छूट का प्रतिशत है और x उस वस्तु का अंकित मूल्य है। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि किसी वस्तु पे 10% की छूट है और उस वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं 500 रुपए है, तो जो मुझे छूट मिलेगी वो बराबर हो जाएगी 10% गुणे 500 के, जो कि होता है 50 रुपए के बराबर। इसका मतलब हुआ कि जो मुझे छूट प्राप्त होगी वो होगी 50 रुपए। अब यहाँ पर हम इसको और सामान्यकृत कर सकते हैं। यहाँ छूट के स्थान पे भी मैं एक चर ले सकती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि P दर्शाता है छूट को, तो यदि P बराबर है किसी भी वस्तु पे छूट के, तो इसका मान बराबर होगा y, जो कि हमारा छूट का प्रतिशत है, गुणे x के। तो यहाँ से हमने इस संबंध को जो है बहुत ही सामान्यकृत कर दिया है। और यहाँ पे यदि मैं किसी भी वस्तु पे छूट निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे y के स्थान पे प्रतिशत, छूट का प्रतिशत रखूंगी और x के स्थान पे उस वस्तु का अंकित मूल्य, और बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही खूबसूरती से बीजगणित का इस्तेमाल करके मैं अपने वस्तु पे छूट निकाल लूंगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बीजगणित का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ छूट को हमने P मान लिया था, तो यहाँ पे जो हमें समीकरण मिल रहा है, समीकरण क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बराबर चिन्ह के दोनों ओर जो है वो एक दूसरे के समान है। P बराबर है y गुणे x के। तो ये तराजू के दो पलड़ू हैं जो कि बिल्कुल ही समान हैं, तो इसलिए हम इसको एक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो मतलब है, इन दोनों का जो मान है वो समान है। तो यहाँ हम जो है इस समीकरण का उपयोग करके, यहाँ पर इन चरांकों का उपयोग करके जो है बड़ी ही आसानी से इस संबंध को स्थापित कर पा रहे हैं। और एक बात और, यहाँ पे मैंने P, Y, X लिया है, इसके स्थान पर आप कोई भी चर, कोई भी अन्य वर्ण, कोई भी अन्य वस्तु जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बीजगणित इस बात पर कतई प्रतिबंध नहीं लगाता कि आप किन वर्णों का या किन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं एक चीज को दर्शाने के लिए। तो इसको और समझने के लिए चलिए अब हम भौतिकी की बात करते हैं। तो यदि मैं भौतिकी की बात करूं तो हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी एक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर इस बराबर के चिन्ह की ओर दो संख्याएं हैं जो कि आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ही समीकरण हैं, ये भी एक समीकरण है और ये भी एक समीकरण है, क्योंकि ये दोनों ही पक्ष जो है एक दूसरे की बराबरी को दर्शाते हैं। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस समीकरण को दूसरे रूप में भी, मैं इसको इस रूप में भी लिख सकती हूँ। यदि मैं मान लूँ कि P बराबर है बल के और y हमारे द्रव्यमान को दर्शाता है और x दर्शाता है त्वरण को, तो हम इस समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं P बराबर y गुणे
x के। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हम ये जो समीकरण है इसका प्रयोग दूसरे रूप से कर रहे हैं और यहाँ पर इस समीकरण का प्रयोग दूसरे रूप से कर रहे थे। ये समीकरण हमारे छूट को दर्शा रहा था, छूट एवं जो छूट का प्रतिशत है और जो अंकित मूल्य है उसके संबंध को दर्शा रहा था। और यहाँ पर ये समीकरण जो है हमारे बल और द्रव्यमान एवं त्वरण के संबंध को दर्शा रहा है। तो ये जो है ये गणित की सुंदरता ही तो है कि हम एक चीज को कितने विभिन्न विभिन्न रूपों से दर्शा सकते हैं। अगर हम ध्यान से सोचे इस बात को तो इसी समीकरण को जो है हम अर्थशास्त्र में भी दर्शा सकते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र में दर्शाना चाहें तो इस समीकरण को हम वाणिज्य के रूप से भी दर्शा सकते हैं। अगर हम वाणिज्य पढ़ रहे हैं तो हम इसको तर्कशास्त्र में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीजगणित के जो इस्तेमाल हैं वो अनंत हैं। यही नहीं, इसका उपयोग मैं भौतिकी, रसायन शास्त्र, लेखा शास्त्र और न जाने कितने क्षेत्रों में कर सकती हूँ। तो आप सोच पा रहे होंगे कि कितना भव्य है एक समीकरण जो कि कितने सारे क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। और यही जो है हमारे गणित और बीजगणित की खूबसूरती को दर्शाता है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि गणित की मानवीय परिभाषाएं और मानवीय प्रयोगों का गहराई से अध्ययन किया जाए यदि तो हमें संसार के निर्माण में इसकी भूमिका का पता चलता है। तो उदाहरण के लिए अगर हम वापस से इस समीकरण को लें तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के दोनों पक्ष जो हैं वो आपस में बराबर हैं। और यदि मैं किसी एक पक्ष को जो है अगर मैं किसी एक संख्या से इसका भाग दूं तो मुझे वही संख्या से दूसरी ओर भी भाग देना होगा ताकि ये दोनों आपस में बराबर रह सकें। तो यदि मुझे इस समीकरण का भाग देना है x से, तो अगर मैं p को x से भाग दूंगी तो इस ओर भी मुझे x से भाग देना होगा ताकि ये दोनों आपस में बराबर रह सकें। और जैसा कि हम जानते हैं यदि मैं किसी एक संख्या का गुणा एवं भाग दूं किसी एक संख्या में तो उसका मान जो है बराबर ही रह जाता है, उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस ओर यहाँ हमने x से गुणा और भाग दिया है तो ये आपस में निरस्त हो जाएंगे और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा p बटा x बराबर y के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमें प्राप्त हुआ समीकरण ये इस समीकरण का बस एक परिवर्तित रूप है और कुछ नहीं। वास्तव में इन दोनों के मान बिल्कुल ही बराबर हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कितने रूपों में बीजगणित का उपयोग कर सकते हैं और बिल्कुल ही आसानी से उसको व्यक्त कर सकते हैं अन्य चीज़ों के लिए। तो यदि आपसे अगर कोई कहे कि बीजगणित के उपयोग मुझे तो समझ नहीं आते, मैं तो नहीं समझ पा रहा कि बीजगणित कहाँ उपयोग हो सकता है, तो आप उन्हें इतनी सारी चीज़ें बता सकते हैं जहाँ पे बीजगणित का आप बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग करते हैं। और मुझे तो नहीं लग रहा कि संसार में ऐसा कोई भी क्षेत्र बचा हुआ है जो बीजगणित से रहित हो, जहाँ पे हमने बीजगणित का इस्तेमाल ना किया हो। ये तो मात्र कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ पे मैं आपको बीजगणित के प्रयोगों, जहाँ पे मैं इसके उपयोगों का आपको महत्व बता रही हूँ। ऐसे तो अभी अनगिनत क्षेत्र मौजूद है जिनका कि हमें पता भी नहीं है, जिनका पता लगाने में हमें हजारों वर्ष गुजर जाएंगे और तब भी शायद हम इस बात की गहराई तक ना जा पाए कि बीजगणित कहाँ कहाँ तक व्याप्त है। तो मुझे आशा है कि आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे और आप भी गलीलियो से सहमत होंगे कि गणित ही वो भाषा है जिससे हम ब्रह्मांड का दर्शन शास्त्र समझ सकते हैं और वही ये भाषा है जिसको जाने बिना हम इस दुनिया की अंधेरी भूल भुलैया में भटकते रहेंगे। तो यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा यदि भविष्य में हम कभी अन्य ग्रहों के साथ संपर्क स्थापित कर पाए और अगर हमें एलियंस जो कि दूसरे ग्रहों के जीव होते हैं यदि वो मिले तो गणित ही वो भाषा होगी जिससे हम उनसे वार्तालाप कर पाएंगे और अपनी जानकारी का आदान प्रदान कर पाएंगे।